कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। सही है, तो नोट करना आगे। अभी हम लास्ट टाइम कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज, है रिएक्टिविटी सीरीज कर रहे थे। एक मिनट, रिएक्टिविटी सीरीज में बताऊंगा अभी, वो नोट कर लेंगे सिर्फ उसको। जो मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, जो सामने लिखा होगा मैं उसको डिटेल बताऊंगा, उसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा किस तरह से याद करना है उसको। अच्छा, पहला तरीका लैब प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट मेथड हो गया है। लैब प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हो गया था, फर्स्ट मेथड वाज यूजिंग metal with active acids having metal with acids having active hydrogen, ZnCl2 plus H2। ये पहला मेथड मैं बता चुका हूँ। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है कि जो मेटल्स हैं इनके ऊपर अल्कली डालकर, जैसे मैंने अभी इसमें एसिड डाला है, ऐसी अल्कली डाल के भी होता है। जिंक में ही अगर मैंने NaOH डाला, ये रिएक्शन सबने पढ़ी हुई है 10th क्लास में, जिंक प्लस NaOH क्या मिल जाएगा, ध्यान है कि नहीं, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट नहीं आ रहा है, सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, इसका क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर। ये पढ़ी हुई रिएक्शन नहीं, सोडियम जिंकेट वाली? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम में भी NaOH डालता हूँ, अगर सर NaAlO3 बनता है। NaAlO2 किसने बोला था ये? सर सम्यक NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस, तो H2 गैस मिल जाती है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2 गैस, इस तरह से मिल जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन पूछी जाती है। और ये दोनों मेटल जो हैं दोनों एम्फोटेरिक है, जिंक भी एम्फोटेरिक है और एल्यूमिनियम भी क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। जिंक भी एम्फोटेरिक है और एल्यूमिनियम भी क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। ध्यान देंगे जरा। अब इसमें एक तो मैं ये बता रहा हूँ कि एसिड डाल के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, हाइड्रोजन से, वो ये दे देगा। और कोई भी मेटल जो एम्फोटेरिक है, जिंक, एल्यूमिनियम। अब एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान देंगे। कुछ इनऑर्गेनिक का पार्ट में डिस्कस करूंगा ताकि ये रिएक्शन याद होती रहे। अगर हम प्योरली इनऑर्गेनिक पढ़ें तो बहुत डिटेल में इनऑर्गेनिक, अगर हम कुछ रिएक्शंस पहले से कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये रिएक्शंस कैसे हुई है, थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल दे रहा हूँ कि कौन से मेटल्स हैं जिसमें हम NaOH डालें और मिल जाए क्या, H2 गैस। सारे मेटल तो नहीं देंगे ना, सारे मेटल तो देंगे नहीं ये H2 गैस। तो कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसमें मैं H2 जिससे हमें H2 मिल सकता है, जिससे हमें क्या मिल सकता है, H2 मिल सकता है। ध्यान देंगे इधर। ध्यान देंगे इसको। तो इसमें ये है हमारे एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन से मेटल्स हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। तो एम्फोटेरिक मेटल्स जो हैं, अब उसकी डिटेल ले रहे हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स की डिटेल। तो उसकी डिटेल क्या है, ये नोट करेंगे। जिंक, देखो इसमें ऐसे, इसको ऐसे याद रखते हैं। मैंने ये पीरियोडिक के लेक्चर जिसने पढ़े होंगे उसको पता होगा। ध्यान है किसी को? नहीं, नहीं किसी को ध्यान नहीं है। जिसने पीरियोडिक लेक्चर्स पढ़े होंगे तो उसमें मैंने एक ट्रिक बता रखी है, इसका निमोनिक्स बता रखा है। किसी को ध्यान है ये? नहीं, फिर तुम लोग नहीं पढ़ रहे टेस्ट के लिए। जो टेस्ट होना है अभी ना, जो टेस्ट होना है अभी, क्या कहते हैं, तुम्हारा टेस्ट है 25 को, तो उसको, वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है बहुत, उसको पढ़ना है ढंग से। तो यहाँ पे इसका था, 2-3 तरीके से वो कर सकते हैं, मैं भी सिंपल वाला बता रहा हूँ बिल्कुल। इसका था जैसे जनाबे आली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, दो और है इसमें, जैसे CD और MN। इसको सड़े मन से कर सकते हैं किसी भी तरीके से, है ना। तो ये इसको ऐसे याद करते हैं, ये सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। ये सारे क्या हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स। ऑल दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स। तो ऐसे अगर ट्रिक्स बन जाती है छोटी छोटी, या थोड़े से निमोनिक्स बन जाते हैं, तो याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसको मन में बोलेंगे, या फिर और भी है इसका तरीका जिसमें और मेटल्स कवर होंगे, जैसे वेनेडियम है, ये भी आ जाता है। वे सब उसमें आ जाता है। इसको हम, चलो मैं वो तुम चेक कर लेना, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में दे रखा है। ये एम्फोटेरिक मेटल्स हैं जो NaOH डालने पर H2 गैस देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है नीट में भी, IIT मेंस में भी, या फिर अभी JEE एडवांस में भी आया था 2014 या 15 में। क्वेश्चन क्या था,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज H2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। तो जो भी एम्फोटेरिक मेटल है वो तो देगा ही देगा H2 गैस। कैसे देगा उसकी डिटेल मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने जिंक लिया, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मैंने जिंक लिया और NaOH डाल दिया, एक्चुअल में जिंक की जगह जिंक 2+ आयंस होते हैं। तो पहले बनता है ZnOH होल ट्वाइस। पहले क्या बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस। ये होता है प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर? दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट पता है ना क्या होता है? प्रेसिपिटेट सबको पता है ना क्या होता है? जो कुछ सॉलिड फॉर्म में होता है और जाके बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। ज्यादातर केसेस में प्रेसिपिटेट नीचे जाकर बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। कई केसेस में ये फ्लोट भी करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्रेसिपिटेट जाके नीचे बैठ जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट होता है और ये जाके नीचे बैठ जाएगा। और अगर हम एक्सेस में NaOH ले लेंगे, अगर हम एक्सेस में लेंगे NaOH, तो ये कंबाइन कर जाएगा उसके साथ और बनाएगा पहले Na2ZnOH होल 4। ये बनाएगा Na2ZnOH होल 4, ये बन जाएगा। और इसके बाद इसमें से ध्यान रखना, वाटर जितने निकल सकते हैं वो निकाल देना। OH होल 4 है, कितने वाटर बाहर निकल सकते हैं? 2। H4 है, 2 निकलेंगे ना, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Na2ZnO2 और -2H2O। आ गया आंसर कि नहीं? ये आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं कि कैसे निकलेगा आंसर। -2, हाँ, Na2ZnO2 आ गया और प्लस H2 गैस। तो पहले बनता है प्रेसिपिटेट और बाद में हो जाता है वो सॉल्युबल। ये सॉल्युबल है, क्योंकि ये सॉल्युबल क्यों बोला मैंने इसको, याद कैसे करेंगे इसको? ये व्हाइट इज सॉल्युबल। तो ऐसे ऑप्शन देगा कि कोई ऐसा मेटल है जो NaOH डालने पर पहले बनाता है प्रेसिपिटेट एंड आफ्टर दैट इफ एक्सेस ऑफ NaOH इज यूज्ड देन दैट प्रेसिपिटेट बिकम्स सॉल्युबल। तो कौन सा मेटल है? तो यही ऑप्शन होंगे उसके अंदर। और भी ऑप्शन होते हैं एक दो, मैंने सारे नहीं बताए हैं, तो वो यही ऑप्शन होंगे ये वाले, सही ना? तो ध्यान रखना। अब क्रोमियम का जो प्रेसिपिटेट बनाता है ना, वो सिर्फ क्रोमियम का जो एम्फोटेरिक है वो सिर्फ Cr2O3 है, याद रखना। Mn का अगर है कोई तो वो MnO2 है, तो सिर्फ MnO2 एम्फोटेरिक होगा। सारे MnO भी होता है, Mn2O3 भी होता है, MnO2 भी होता है, Mn2O7 भी होता है, लेकिन एम्फोटेरिक कौन सा है? MnO2। Pb के दोनों है, Pb के दोनों है, PbO भी और PbO2 भी। बाकी सबके लगभग सारे होते हैं, लेकिन क्रोमियम का सिर्फ Cr2O3 होता है, Mn का सिर्फ MnO2 होता है। इसके ऑक्साइड ज्यादा बनते हैं, क्रोमियम के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स बनेंगे, जैसे CrO बनेगा, Cr2O3 बनेगा, CrO5 बनेगा, लेकिन एम्फोटेरिक कौन सा है? Cr2O3। जिंक की बात करें तो एक ही बनता है, ZnO। एल्यूमिनियम की बात करें Al2O3। बीच में बोलो मत आपस में, बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये रिएक्शन कैसे हुई है ध्यान से देखेंगे। जिंक लिया मैंने, या जिंक लिया या जिंक 2+ लिया, जिंक लिया या जिंक 2+ लिया, NaOH डाला तो 2 OH आ जाएंगे। जो चार्ज होता है उसके बेसिस पे हम लगा देंगे उतने OH, चार्ज के बेसिस पे OH लगा देंगे। फिर उसके बाद जब एक्सेस में NaOH डालेंगे तो OH को कर देना हमेशा even बढ़ा करके। 2 थे तो अगला even क्या है? 4, तो ZnOH होल 4 कर दिया, ऐसे कर दिया। फिर जितने वाटर निकल सकते हैं उतने वाटर निकाल देना, आंसर आ जाएगा, Na2ZnO2 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे किया? अब नेक्स्ट एग्जांपल एक खुद ट्राई करेंगे, वो अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे हो रहा है ये। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं, मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, अब इसमें मैंने डाला NaOH, तो पहले प्रेसिपिटेट क्या बनेगा? व्हाइट कलर वाला AlOH होल थ्राइस। हाँ, बहुत अच्छे। किसने बोला आंसर? इस प्रथम ने। सम्यक। सम्यक। AlOH होल थ्राइस, ये बन गया प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। पहले ये प्रेसिपिटेट का साइन है तो एरो से, एरो नीचे की तरफ दिखा देना कि नीचे बैठेगा। गैस होती तो एरो ऊपर, यानी उड़ जाएगा वो। अब इसमें डाला मैंने एक्सेस में NaOH, तो पहले क्या बनेगा? OH3 है, इवन करना है इसको। Na2 किसने बोला? ये Na2Lo। Na2 कौन बोल रहा है? गलत है, Na बनेगा सर, सॉरी, सिर्फ Na। सिर्फ NaAlOH होल 4, इवन कर देना इसको बस। क्या कर दोगे? इवन, NaAlOH होल 4, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? वाटर को अलग कर दो। -2H2O, क्या बन जाएगा ये? NaAlO2। बीच में देखो तुम लोग कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई गलत जगह बैठा हुआ, देखो आवाज आ रही है काफी। NaAlO2 ये बन जाएगा और साथ में निकलेगी H2 गैस, और ये सॉल्युबल होगा। ध्यान रखना, इसको मैं सॉल्युबल क्यों बोल रहा हूँ हमेशा?
सोडियम की कोई भी सॉल्ट हो, अल्कली मेटल की कोई भी सॉल्ट हो, क्या होगा? हमेशा सॉल्युबल होगी। होगी सॉल्युबल कि नहीं? इनको हम सॉल्युबल मानते हैं अल्कली मेटल की सॉल्ट को, इसलिए मैं सॉल्युबल लिख रहा हूँ। और ये क्या है? प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी बनता है, सही ना? व्हाइट पीपीटी बन जाता है। समझ आ गया कि नहीं? है ये रिएक्शन समझ आ गई सबको कि नहीं? देखो एनसीईआरटी में सिर्फ एक रिएक्शन दे रखी है, एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक रिएक्शन दे रखी है, Zn plus NaOH gives Na2ZnO2 plus H2, बस तुम्हें वही याद करना है, ये तुम्हें करना ही नहीं है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर तुमने कर लिया, एक तो इनऑर्गेनिक में हेल्प मिल जाएगी और दूसरा तुम्हें ऐसे कोई बताएगा नहीं। तो ये समझ आ गई रिएक्शन। नेक्स्ट सोचेंगे, अब कोई भी एम्फोटेरिक मेटल लिया, सपोज मैंने पीबी, पीबी भी एम्फोटेरिक है, तो ये H2 गैस देगा कि नहीं देगा? ये देगा कि H2 गैस की नहीं? ये भी देगा। पीबी में, पीबी में NaOH डाला तो क्या मिल जाएगा? पहले क्या मिलेगा? PbOH whole twice. हाँ, PbOH whole twice। और प्रेसिपिटेट बनाया तो नीचे, प्रेसिपिटेट बनाया तो नीचे, उसके बाद NaOH डालेंगे तो क्या होगा? Na2PbOH whole 4. ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? नहीं समझ आ रहा। -2H2O क्या आ जाएगा? Na2PbO2 सॉल्युबल बन गया कि नहीं? है सॉल्युबल हो गया कि नहीं? है यस सर। ये सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब होता है कोई भी चीज सॉल्युबल है उसका मतलब वो पानी के अंदर आयंस की फॉर्म में है। ये याद रखना लाइन, कोई भी चीज अगर सॉल्युबल है मींस वो पानी के अंदर आयंस की फॉर्म में है। कोई भी चीज अगर इनसॉल्युबल है यानी वो पानी के अंदर एज इट इज है, सॉलिड फॉर्म में। जैसे अगर मैं बोलूं नमक को डाला पानी में, नमक को डाला पानी में अगर, तो क्या होगा? नमक को डाल दिया अगर मैंने पानी में तो हाँ Na+ मिल जाएगा, Na+ और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म मिल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर मैंने डाल दिया सपोज AgCl को पानी में, तो AgCl, अब Ag+ और Cl नेगेटिव में बहुत पावरफुल अट्रैक्शन, वो दोनों अलग होंगे ही नहीं। और क्या मिलेगा? AgCl जाके नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, बहुत हल्का सा सॉल्युबल होगा, बहुत हल्का सा, ये पूरा जाके नीचे बैठ जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर पोलैरिटी है, सॉल्युबल का मतलब है वो पानी में जाके किस फॉर्म में हो जाएगा? आयंस की फॉर्म में। और अगर वो कोवैलेंट फॉर्म में है, जैसे AgCl है तो इसके अंदर भी पोलैरिटी लेकिन कोवैलेंट फॉर्म में, तो जाके ये नीचे बैठ जाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा। सही है? क्योंकि Ag+ और Cl नेगेटिव में अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो ये टूटेगा नहीं। और इसमें क्या होगा? पानी इसके बॉन्ड को अलग अलग कर देगा, पानी के अंदर जाते ही दोनों अलग हो जाएंगे, Na+ भी और Cl नेगेटिव भी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये मिल गया यहाँ पे Na2PbO2, ये है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो अब Pb आ जाए या Be आता तो क्या बनता? Be आता तो क्या बनता? BeOH whole twice. सेम चीज बनती, उसमें क्या बन जाता? बेरिलेट। जैसे ये प्लम्बेट बन गया तो बेरिलेट बन जाता। Sn आता तो क्या बनता? Sn आता तो भी क्या बनता? यही बनता सेम। यस सर। तो कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, कई बार ना जैसे पीबी भी है, पीबी ही है मान लो, तो इसमें Na2PbO3 भी बना देते हैं, ये बना। या अगर Sn होता है तो उसके इसमें कई बार Na2SnO3 बना देते हैं, स्टेनेट बना देते हैं। ये प्लम्बाइट है और ये वाला क्या है? प्लम्बेट, ये प्लम्बेट है, तो ये बना देते हैं। तो ध्यान रखना हो जाता है क्योंकि पीबी की दोनों स्टेट होती हैं, +2 भी होती है और +4 भी होती है। हो सकता है एयर के थ्रू, या अगर हम इसको हॉट NaOH ले लें तो ये ऑक्सीडाइज होके ये वाले कंपाउंड बना दे, तो ये भी चांसेस होते हैं इसके। तो ये ध्यान रखना, सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसके अंदर, तो ये सब पता होना चाहिए। इनकी और भी डिटेल है लेकिन जितना बताया एटलीस्ट इतना भी याद कर लोगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा रिएक्शंस के लिए। एक टॉपिक पढ़ लिया हमने, NaOH के अंदर एम्फोटेरिक मेटल सॉल्युबल होते हैं एक्सेस में, और क्या दे देते हैं साथ में? H2 गैस। याद रहेगा, पहले क्या बनता है? प्रेसिपिटेट, बाद में क्या होते हैं? सॉल्युबल। पहले क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट, बाद में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। एंड विल रिलीज H2 गैस, एंड विल रिलीज H2 गैस। समझ आया कि नहीं? है यस सर। रिएक्शन समझ आ गई है? Yes sir. ये रिएक्शन याद रखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। स्पेशली मैंने बताया किस किस के लिए, जिंक के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, टिन के लिए, लेड के लिए, Be के लिए, ये इनके लिए जरूर याद रखनी है। ऑल दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक मेटल्स, ये एम्फोटेरिक मेटल्स।
इनके लिए जरूर याद रखनी। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें। नेक्स्ट अब इसके अंदर आ जाएगा, अब जो मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखी थी उसको भी सुन लेंगे एक बार। जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी ना उसको भी एक बार जल्दी से सुन लेंगे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको। इसको याद कर लेंगे, ये सीरीज मैं बहुत जगह यूज करूंगा। ये बहुत सारे तरीके बन सकते हैं इसको याद करने, अपना तरीका बनाना, अपना तरीका बना लेना। ये पहली लाइन है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है और ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हालांकि लिथियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मोस्ट नेगेटिव होता है। इसकी जो ई नोट वैल्यू होती है ना, अगर याद रखते हो याद कर लेना, ई नोट जो लिथियम प्लस से लिथियम है, दिस इज -3.03 वोल्ट एंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन? लिथियम। और ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ई नोट होता है ईएमएफ। ई नोट का मतलब कहता है स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं। ई नोट ऑफ Li प्लस से Li -3.03 वोल्ट है। इसका मतलब होता है कि लिथियम प्लस से लिथियम नहीं बनेगा। क्या बनेगा? लिथियम से नेगेटिव, मतलब लिथियम से लिथियम प्लस जल्दी बनेगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? और ये होता भी है, मेटल है तो ये Li प्लस से Li थोड़ी बनाएगा, ये तो लिथियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। लिथियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नेगेटिव का मतलब उल्टा प्रोसेस होगा। नेगेटिव का मतलब ये उल्टा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। नेगेटिव मतलब ये होता है। ऐसे ही पोटेशियम, ये मैंने लिख दिया सारा, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैंने लिखा ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम, दिस इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट। इसका मतलब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम नेगेटिव है तो उसका मतलब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, ये जल्दी बन जाएगा। मैग्नीशियम 2+ जल्दी बनेगा कि लिथियम प्लस जल्दी बनेगा? लिथियम प्लस। और अच्छी क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में कितनी होगी? 3.03, उल्टे में कितनी हो जाएगी? 3.03, इसकी कितनी होगी? 2.37। इसलिए लिथियम प्लस विल बी फॉर्म्ड मोर क्विकली एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2+। ये भी बनेगा लेकिन लिथियम प्लस जल्दी बनेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज अभी और लिखनी है, 3 लाइन है ऐसी। ये पहली सीरीज है, इसको ऐसे याद कर लेंगे जैसे ले के बांस सरकार का नाम, लेके बांस सरकार का नाम, मांगे आलू महान। इसको ऐसे याद कर लेना, नहीं तो अपना तरीका बनाना, अपने तरीका बना लेना, नहीं तो ऐसे याद कर लेना, लेके बांस सरकार का नाम, मांगे आलू महान। नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन आएगी, अब मन में बोलोगे तो याद हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसे करना पड़ेगा ऐसे, सही ना? क्योंकि बहुत सारा याद करने का मैटर मिलेगा, नहीं तो किसी को लगता है कि टफ है ये ट्रिक्स। एक कहते हैं ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी प्लस ये भी याद करना पड़ेगा, लेकिन होता है ट्रिक याद करने से तो इजी पड़ जाता है कई बार। तो जिसको इससे इजी लगता है तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट लाइन है इसकी, ये नेक्स्ट लाइन है, हाइड्रोजन रेफरेंस लेवल है। मतलब इसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। these metals they are more reactive than, ये सब क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये दूसरी लाइन है, इसको याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आएगा, जान कर फेंके सीडी को नीचे, जानकर फेंके सीडी को नीचे, सुनो प्रभात है, सुनो प्रभात है। तो ये सेकंड लाइन है। हाइड्रोजन से जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो एक्टिव मेटल, यानी एक्टिव, ये एक्टिव माना जाएगा और किसी भी एसिड से H2 गैस को बाहर निकाल देगा, किसी भी एसिड से H2 गैस को बाहर निकाल देगा जो भी ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। तो ये बताने का पर्पस था, इसलिए तुम्हें याद करना है ये। और नेक्स्ट लाइन इसी के अंदर, ये हाइड्रोजन से क्या होंगे? कम रिएक्टिव। और ये सीरीज रटी होनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब ये आ गया ना, जैसे अब अगर मैं इधर बात करूं, ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 0, ये वैल्यू 0 है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.8। अब ये पॉजिटिव में चलेंगे ना वैल्यू सारी,
ये सारी वाली, जैसे ई नॉट ऑफ, अगर मैं कॉपर 2+ की बात करूं तो कॉपर 2+ से कॉपर, दिस इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो ये कर सकते हैं, तो कर लेंगे, अभी आगे तो याद करना ही है इसको। तो अब ये तीसरी लाइन है, एक बार सुन लेंगे, एक बार इसको भी सुन लेंगे। क्यों आई आगे होंगे ब्रह्मा पंडित और काला सोना, सोना AU फ्री। और ये तो सबको पता ही है कि ये दोनों क्या है, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, नोबल मेटल्स, दीज आर नोबल मेटल्स, जो कम, नोबल मींस जो कम रिएक्टिव होंगे। तो ये पूरी सीरीज है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच डिफरेंट metals are arranged in order of the increasing electrode potentials, increasing electrode potentials। तो ये सीरीज याद होनी चाहिए, बहुत जगह यूज होगी। तो ये मैंने क्यों बताई है, क्योंकि जैसे जिंक था, जिंक ने HCl से रिएक्ट करके क्या निकाल दिया बाहर, H2। ऐसे ही कोई भी एक्टिव मेटल जो है किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट नोट करना है आगे, दिस वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दो निमोनिक्स बताया मैंने आज, एक तो बताया इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और दूसरा कौन सा बताया मैंने, एम्फोटेरिक मेटल्स का। उसमें कुछ और भी है, वो पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी, जितना बताया एटलीस्ट उतना याद कर लेना, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी है। रिपीट करना, क्या कह रहे हो, लास्ट लाइन का रिपीट करना, वो लास्ट है, क्यों आई आगे होंगे ब्रह्मा पंडित और काला सोना फ्री। तो उसको ऐसे याद कर लेना, सही ना, नोबल मेटल्स हैं, नहीं तो अपना तरीका तो उस तरीके से कर लेना यार। और आपने गोल्ड 2 बार लिख दिया है। एक मिनट, जो ये ओ आएगा, सॉरी ये ओ आएगा, ऑक्सीजन, और बोला ना, और ये सही ना, ओ आएगा, इसको चेंज कर दें एक बार। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये पूरी सीरीज याद कर लेना इसको, ऐसे धीरे धीरे करके करेंगे तो ये बहुत सारे बनेंगे, ऐसे ये बहुत सारे बनेंगे। जैसे एक तुमने ये पढ़ा होगा ना, ये अगर ध्यान हो, ये कौन से मेटल्स है, कोई बता सकता है क्या? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमने ये पढ़ा हुआ है, एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सुना हुआ कि नहीं है? नहीं सुना किसी ने? नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स, पता है किसी को कि नहीं? ये पता है किसी को कि नहीं? चलो सुन लेंगे। तो ये तुमने कुछ मेटल्स ऐसे पढ़े होंगे जिनमें क्या बनती थी, एक पैसिव ऑक्साइड लेयर, याद आया कुछ कि नहीं? ये सबने सुना होगा 9th-10th में, पैसिव ऑक्साइड लेयर, सुना हुआ कि नहीं है? यानी एल्यूमिनियम के, देखो एल्यूमिनियम में अगर एसिड लेके जाएंगे तो एल्यूमिनियम तो उससे रिएक्ट कर जाएगा एसिड से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के आते ही एक पैसिव ऑक्साइड लेयर बनती है Al2O3 की। इसकी भी डिटेल इनऑर्गेनिक के अंदर है, अगर याद कर सकते हो तो मेटल एटलीस्ट याद कर लेना, ये भी यूज होगा। और अभी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर। ये वाले मेटल्स हैं जिसमें पैसिव ऑक्साइड लेयर बनती है, किसमें, किस में बनती है? एक आयरन के अंदर, कोबाल्ट के अंदर, निकल के अंदर, क्रोमियम के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर और बेरिलियम के अंदर। they have their surface covered with protective oxide layer, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर से कवर हो जाती है। और इसको ऐसे याद कर लेना, इसको तरीका दे रखा है, तरीका इसका है, फेंको नहीं करारे आलू बेकार में, फेंको नहीं करारे आलू बेकार में, इसको भी याद कर लेना। दो चीजें बता, एक चीज मैंने और बता दी इसको, ये सारे मेटल्स पैसिव हो जाते हैं टू कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जबकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तब भी ये पैसिव है। रीजन क्या है? क्योंकि इनके सरफेस पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इनके सरफेस पे प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है, इसलिए ये पैसिव हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया, लैब प्रिपरेशन हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, कमर्शियल प्रिपरेशन। क्लियर? कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कमर्शियल प्रिपरेशन में कमर्शियल प्रिपरेशन, इसके अंदर फर्स्ट प्रिपरेशन है, अगर हम, ये सबने पढ़ा हुआ है और आंसर देना है,
ध्यान देना, अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? सर H2 और सबको कि नहीं, H2 मिलेगा और O2 मिलेगा, याद है कि नहीं है? यस सर। अब लेकिन हाँ, H2 और O2 मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था सबको, H प्लस और O आयंस होंगे, H प्लस आयंस मींस H2 और O आयंस मींस O2, ये मिल जाएगा। लेकिन Yes, इसमें sir. जब हम करते हैं, जब करंट पास करते हैं पानी के अंदर, तो H2 और O2 नहीं मिलता। अगर प्योर वाटर है तो H2 और O2 नहीं मिलता, क्यों? सर आयंस नहीं क्योंकि होते। प्योर, हाँ बहुत अच्छे, प्योर वाटर तो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा एसिड, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे इसके अंदर थोड़ा सा, यानी इसको इम्प्योर कर दोगे तो कंडक्ट करेगा। एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, इसलिए क्या लेंगे? एसिडिफाइड वाटर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई एसिडिफाइड वाटर इज टेकन, नॉट प्योर वाटर इज टेकन फॉर गेटिंग हाइड्रोजन गैस। रीजन, प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर वाटर इज एसिडिफाइड, water is acidified maybe by HCl or by some KCl also। KCl डाल देंगे, वो न्यूट्रल होता है वो भी, तो कुछ HCl डाल देंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से वाटर एसिडिफाई हो जाएगा और अब इम्प्योर हो जाएगा, और अब ये H2 और O2 गैस दे देगा। समझ आया कि नहीं ये पहला? तो दिस वाज फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस, कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए, करंट पास करेंगे पानी के अंदर एसिडिफाइड वाटर के अंदर। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स। निकल या प्लेटिनम एक ही बात थी, मैंने बताया था, निकल और प्लेटिनम एक ही बात थी, मैंने बताया हुआ ये। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन और निकल। क्या मिलेगा? H2 और ऑक्सीजन। बहुत अच्छे। अब इसमें आयंस कौन कौन से हैं? पॉजिटिव, Ba2+ और H+। इन दोनों में से क्या मिलेगा? कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा? H+। मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव आयन Ag+ या Cu2+ हो, जो कि कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो मिलेंगे कैथोड पे, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस। ये H2 गैस मिल जाएगी कैथोड पे। कैथोड पे क्या मिल जाएगा? H+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस, ये H2 गैस मिल जाएगी कैथोड पे। और एनोड पे क्या मिल जाएगा? एनोड पे कौन कौन से आयंस हैं? OH आयंस ही हैं, तो O2 गैस मिल जाएगी एनोड पे, O2 गैस, एनोड पे O2 गैस। और इससे जो H2 गैस मिलती है, इससे जो H2 गैस मिलती है, ये क्वेश्चन है एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला, इससे जो H2 गैस मिलती है बहुत हाई प्योरिटी की होती है, अल्ट्रा प्योर होती है वो। 90, उसकी जो प्योरिटी होती है, इट इज ग्रेटर देन 99.95%। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन गैस चाहिए तो कैसे मिलेगी? तो इलेक्ट्रोलिसिस से मिलती है, और ग्रेटर देन 99.95% प्योरिटी आएगी उसकी, ग्रेटर देन 99.95% प्योरिटी। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होती है? NaCl को पानी में डाल देते हैं। कंसंट्रेटेड या NaOH। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होती है? जैसे अगर मैं ले लूं, ध्यान देना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस या कंसंट्रेटेड भी कह सकते हैं, एक्वस ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये होती है ब्राइन। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो क्या मिलेगा? नहीं याद? इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? H2 और Cl2। हाँ याद है ना? क्या मिलेगा? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। याद आ गया कि H2 गैस एट कैथोड, Cl2 गैस एट एनोड, और NaOH कहाँ मिल जाएगा? सॉल्यूशन में। और ये बाय प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? H2 गैस क्या है? बाय प्रोडक्ट, ये याद रखना है। H2 क्या है? बाय प्रोडक्ट। तो तीनों मेथड समझ आए वाले कि नहीं? तीनों मेथड किसके हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के। पहला इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस बेरियम हाइड्रोक्साइड का, और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन सॉल्यूशन का। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस किसका है? ब्राइन सॉल्यूशन का। नेक्स्ट अब है बाय पासिंग स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स। बाय पासिंग स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट मेथड।
फोर्थ मेथड, बाय पासिंग स्टीम। स्टीम पास करेंगे किस पे? हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ऑन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के ऊपर स्टीम पास करेंगे तो उससे मिल जाएगा, सही ना। हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्या पास कर देंगे? स्टीम। तो अब कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया मैंने, सपोज लिया मैंने CH4, ध्यान देना, CH4 लिया, H2O स्टीम की फॉर्म में पास किया है। स्टीम की फॉर्म में टेम्परेचर रखा है 1273 केल्विन और निकल कैटलिस्ट डालते हैं, निकल कैटलिस्ट, तो क्या मिलेगा? C और ये O मिलके क्या देंगे? CO और H2 कितने मिल जाएंगे? 3H2 प्लस 3H2। अगर होता C3H8 प्लस H2O स्टीम पास करेंगे तो क्या मिलेगा? 1273 केल्विन निकल के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा इसमें? बोलो, C3 है तो 3H2 लेना पड़ेगा, तो 3CO और H कितने बच गए अब? H8 और यहाँ पे 6 14, तो 7H2। समझ आया कि नहीं है? जैसे अगर इन जनरल जो एनसीईआरटी में दे रखा है CnH2n2 H2n + 2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये, CnH2n + 2। इसमें डाला मैंने H2O, इसमें H2 डाला तो क्या मिलेगा? अब NC कितने हैं? N है, तो इसलिए N लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो NCO आ जाएगा, इससे आ जाएगा NCO। अब H कितने बचे? 2n + 2 और 2n, ये हो गए 4n + 2, 4n + 2 यानी 2n + 1 H2। ये रिएक्शन बैलेंस कर दी मैंने, ये रिएक्शन क्या कर दी? बैलेंस कर दी। तो इस तरह से मिलेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो तुम इसमें, मैंने मान लो C4H8 ले लिया हाइड्रोकार्बन, H2O स्टीम पास किया किसमें? निकल के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पे, निकल के प्रेजेंस हाई टेम्परेचर, तो 4CO करना पड़ेगा इसको, 4CO प्लस वो बड़ा होना चाहिए, हाँ, प्लस कितने H2 आ जाएंगे? 8 H2, सही है। अब ये ध्यान रखना इसके अंदर CO + H2, CO + H2, दिस इज कॉल्ड 9H2 नहीं होंगे? 8H यहाँ पे है, 8H यहाँ पे है, तो कितने हो गए? अब CO + H2, ध्यान देना, इसको हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस गैस, शॉर्ट में लिखते हैं सिन गैस, और वाटर गैस भी कहते हैं इसको। ये याद करना इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे, सिन गैस और वाटर गैस, सिन गैस और वाटर गैस। ये CO + H2 जो बन रहा है ना हर जगह, दिस इज कॉल्ड एज सिन गैस और वाटर गैस। क्यों सिंथेसिस क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको सिन गैस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिन गैस। जैसे अगर मैं CO में H2 डाल दूं, ध्यान देना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, इसमें H2 डाल दिया मैंने, इसमें H2 डाल दिया, से 2H2, और इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, अब इधर मैंने O छोटा लगाया, कोबाल्ट लिखा तो O छोटा बनाया, यहाँ पे O क्या होगा? इसमें क्या होगा? O, इसमें O बड़ा होगा। ये ध्यान रखना चीज का, ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो मिलेगा CH3OH। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही ये जो सिन गैस है, ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस, वाटर गैस भी कहते हैं इसको। CO + N2 होता तो उसे प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, CO + N2 को प्रोड्यूसर गैस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये हमने सिन गैस की प्रिपरेशन की थी। सिन गैस और प्रिपेयर होता है, जैसे कोयले के अंदर अगर हम स्टीम पास करें, अभी हमने हाइड्रोकार्बन पे स्टीम पास की थी, अगर हम कोयले पे भी स्टीम पास करें, कोयला लिया सपोज मैंने, सॉलिड होता है वो, इसमें स्टीम पास कर दी, अगर मैंने इसमें स्टीम पास कर दी, इसमें स्टीम पास करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CO में स्टीम पास कर दी, वही, हाँ, 1270 केल्विन पे, तो CO O बड़ा, ध्यान रखना O बड़ा होगा, प्लस H2, ये बन गई ना सिन गैस, ये भी सिन गैस बन गई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिन गैस। और ध्यान रखेंगे इसका, ये अब जो कोयला था यहाँ पे, जो कार्बन था, जो कोल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? कोल किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो इसका नाम दिया गया है कोल गैसिफिकेशन। क्यों दिया? क्योंकि कोल गैस में कन्वर्ट हो गया, कोल गैसिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज कोल गैसिफिकेशन। अब जो ये बना है, जो सिन गैस बनी है, अगर इसमें मैं एक्सेस में स्टीम पास कर दूं, ध्यान देना, अगर इसमें मैं एक्सेस में दोबारा स्टीम पास कर दूं, स्टीम पास कर दिया मैंने इसके अंदर, ये H2 इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और प्रेजेंस हो फेरस क्रोमेट का, प्रेजेंस किसका हो? फेरस क्रोमेट, फेरस क्रोमेट का प्रेजेंस हो, इसको FeCrO4 लिख के भी याद कर सकते हो, फेरस क्रोमेट। या कई बुक्स में Fe2O3 + Cr2O3 भी लिखा है, Fe2O3 + Cr2O3 फेरस क्रोमेट के प्रेजेंस में। तो क्या होगा? CO2 बन जाएगा, ये वाला O
और ये O कंबाइन हो जाएंगे, CO2 बन जाएगा, प्लस साथ में ये H2 और ये H2 दोनों कंबाइन करके 2H2 बना देंगे। तो इससे क्या होगा, H2 की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। H2 की परसेंटेज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। H2 की परसेंटेज इंक्रीज हो गई। और ये क्या थी, वाटर गैस। वाटर गैस क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो ये भी ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। और सिन गैस जो प्रोड्यूस होती है आजकल, ये सीवेज जो होता है ना, सीवेज होता है या सॉ डस्ट होता है उससे, या न्यूज़पेपर के जो स्क्रैप होते हैं उससे भी मिल जाती है आजकल। सिंथेसिस गैस इनसे भी मिल जाती है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज और न्यूज़पेपर स्क्रैप और फ्रॉम सॉ डस्ट, इससे भी मिल जाती है सिन गैस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए। दो चीजें यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट बताइए, वो क्या है, कोल गैसिफिकेशन और दूसरा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन सर जब हम सिन गैस में निकल का प्रेजेंस नहीं होता सिन गैस की फॉर्मेशन में? हाँ डाल सकते हैं, निकल को ओके सर, डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, और दूसरा अब एक प्रिपरेशन मैंने कोल गैसिफिकेशन 5 तरीके बता दिए प्रिपरेशन के इसके। और आजकल जो हम मेनली जो, अच्छा उसके बाद CO2 जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। ये CO2 जो बनी है इसको रिमूव करते हैं बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड से स्क्रब करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर, सोडियम आर्सेनाइड से इसको स्क्रब करके हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है पूरा। ये हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब है इसके अंदर आजकल जो मेन हाइड्रोजन गैस जो है मेनली कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मेनली ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है हमारी पेट्रोकेमिकल्स से। किससे प्रोड्यूस होती है, पेट्रोकेमिकल्स यानी हाइड्रोकार्बन से। पेट्रोकेमिकल्स दैट मींस हाइड्रोकार्बन से 77% तक प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस पेट्रोकेमिकल से। और 18% प्रोड्यूस होती है कोल से। 18% हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है फ्रॉम कोल। 18% प्रोड्यूस होती है फ्रॉम कोल एंड 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस और बाकी 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे लैब प्रिपरेशन हमने पढ़ा था, जो लैब प्रिपरेशन पढ़ा था उससे प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, सिन गैस को। एक प्रिपरेशन और है, 6 प्रिपरेशन जो कोर्स में नहीं है, लेंस प्रोसेस। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है नीट के, इसे बता रहा हूँ। Fe में जब H2O पास करेंगे, Fe में H2O पास करते हैं तो Fe3O4 बनता है। यही प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर भी बनती है आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है वो इसी फॉर्मूले की बनती है। ये प्लस H2 गैस हाई टेम्परेचर बनती है, हाई टेम्परेचर पे। तो उसको लेंस प्रोसेस भी कहते हैं। ये सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ये लेंस प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज लेंस प्रोसेस। सही ना। तो ये हमारी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसी होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस हो सकती है, ऑर्डरलेस होती है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस होती है, लेकिन हाईली कंबशिबल, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, हाईली कंबशिबल होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। क्लियर, इट इज हाईली कंबशिबल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। लाइटर होती है, सही ना, इनसॉल्युबल होती है।